It's okay students, so let's get start with the topic Indian polity. इंडियन पॉलिटी में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा यूपीएससी एंड जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, और हम आज जो आपको पढ़ाएंगे वो यूपीएससी एग्जामिनेशंस एज वेल जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। अब बात आती है कि जब बात इंडियन पॉलिटी की होती है, वैसे ही हमारे दिमाग में टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करने लगती है माइंड में। दो तरह की कौन सी सरकार, एक तो आज़ादी से पहले की और दूसरी आज़ादी के बाद की। आज़ादी से पहले हमारे देश में क्या था, एक मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है राजतंत्र, राइट। और आज़ादी के बाद वी आर डेमोक्रेटिक, राइट, मतलब लोकतंत्र। और दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ऐसा भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट अगर कोई किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। और ये इतना लेंदीएस्ट है कि इसको ड्राफ्ट करने में, इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जो कि मूल संविधान जो हमारा था, जो मूल संविधान था, आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करेंगे, तो उस मूल संविधान में 22 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स प्लस 395 प्लस आर्टिकल्स, 395 प्लस आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब का है? जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात जो 1949 में ऑन द डेट ऑफ 26 नवंबर 1949 को जब हमने इसको एडॉप्ट किया था, लिया था। क्लियर। और सेम जो है ये 26 जन 1950 को क्या हुआ, इनैक्ट हो गया था। क्लियर। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट हुआ? 26 जन 1950 को। और इस दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। अच्छा, आमतौर पर लोगों के दिमाग में एक लोकतंत्र और गणतंत्र दो शब्द हैं कि नहीं है? डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। तो दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? क्योंकि ये जब हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, मीन्स भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये दोनों वर्ड्स का यूज होता है। कहाँ पे होता है? प्रीएम्बल में। डेमोक्रेसी का भी होता है और रिपब्लिक का भी होता है। दोनों के एक्सप्लेनेशन अलग अलग हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम अपना प्रतिनिधित्व खुद ही चुनते हैं, अर्थात इस देश के में अगर कोई शासन करता है, कोई रूल करता है, तो रूल कोई और नहीं करता है, हम भारत के लोग इस देश पर रूल करते हैं। शायद इसीलिए हमारे देश का जो संविधान है, उसकी जो प्रीएम्बल है, उसकी जो प्रस्तावना है, वो कहाँ से शुरू होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया की शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे क्या है रीजन? यहीं से भारत का संविधान क्यों शुरू हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बैठी थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेट है। जो फर्स्ट डेट थी, जो फर्स्ट मीटिंग थी, वो कब थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको नोट भी करते हुए चलना है। तो 9 दिसंबर 1946 को जब डिबेट हुई, तो इसके पहले दिन जो पहली सभा हुई थी, उस सभा के सभापति थे, अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे कौन?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो एक दिन के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये प्रेसिडेंट थे फॉर 1 डे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। Later on, as we know, Dr. Rajendra Prasad, who was permanent president of Constitution Assembly, right? तो इसके बाद जो है संविधान जो समिति का गठन हुआ, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल का जो गठन हुआ, तो उसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। इनको आपको ये लेक्चर नोट भी करने हैं, और वैसे ही तो ये वीडियो बन रही है, आप लोग वीडियो में भी देखेंगे। क्लियर? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल के परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो डिबेट हो रही थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि भाई देखिए देश तो आज़ाद होने जा रहा है, वी आर गोइंग टू गेट फ्रीडम, वी आर गोइंग टू गेट फ्रीडम, बट हु विल रूल द कंट्री? हु विल रूल द कंट्री? इस कंट्री को, इस देश को रूल कौन करेगा? कौन इस पर जो है शासन करेगा? तो बात यहाँ पर डिबेट शुरू होती है कि हु विल रूल द कंट्री, कौन रूल करेगा। तब बात आती है कि डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में ये डिसीजन लिया गया, कुछ लोगों का मत था कि कोई और रूल नहीं करेगा, इस देश को रूल करेगी जुडिशरी, न्यायपालिका को हम सबसे ऊपर रखेंगे। क्लियर? कौन रूल करेगा? जुडिशरी, ओनली जुडिशरी विल रूल द कंट्री, न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखें। तो बात जब जुडिशरी को सबसे ऊपर रखने की आई, तो वहाँ पर चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बहुत वाइड प्रोस्पेक्टिव माइंड्स एज वेल बहुत दूर की सोचने वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी अगर मनमानी करने लगी, आर्बिट्रेरी पर आ गई, तो हु विल कंट्रोल द जुडिशरी? जुडिशरी को कौन कंट्रोल करेगा? इसकी आर्बिट्रेरी से कैसे बचेंगे? तो बोले कि नहीं, जुडिशरी रूल नहीं करेगी। ठीक है, तब फिर कौन करेगा? फिर उन्होंने कहा कि यार एग्जीक्यूटिव्स कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। तो कार्यपालिका पर जब बात आई तो यही बात फिर से क्वेश्चन अगेन अराइज होता है कि एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से हमें कौन बचाएगा? अगर एग्जीक्यूटिव मनमानी करने पर आ गए तो एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से हमें कौन बचाएगा? ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ ये भी आर्बिट्रर तो कोई भी हो सकता है, निरंकुश तो कोई भी हो सकता है। तो फिर लेजिस्लेटिव पर बात चली, लेजिस्लेटिव पर कि विधायिका कर लेगी, लेजिस्लेचर। और विधायिका तो उन्होंने कहा कि भाई जो लेजिस्लेचर है वो जो है ज़्यादातर जितने भी विधायिका हैं ये अपने राइट्स इंजॉय करना चाहते हैं, अपने राइट्स के प्रति बड़ा जो है अवेयर हैं, सजग हैं, लेकिन दूसरों के राइट्स इन्फ्रिंज करने से चूकते भी नहीं हैं। तो आर्बिट्रेरी तो ये भी कर सकती है, तो कौन रूल करे? अब समस्या ये थी कि इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, राइट? कौन कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और जो चौथा स्तंभ है आपका मीडिया, राइट? तो यहाँ पर जो डिबेट का सब्जेक्ट था वो केवल इन 3 पर था, मीडिया से कोई लेना देना नहीं था। मीडिया एक तरह से उनके बस माइंड में थी कि मीडिया से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रूल करने की। देन हु विल रूल? अब लास्ट में काफ़ी डिसीजन लेने के बाद, काफ़ी लॉन्ग डिबेट के बाद निष्कर्ष ये निकल कर के आता है नो वन विल रूल द कंट्री।
कोई देश में राज नहीं करेगा, इनमें से कोई राज नहीं करेगा, देन हु विल, तब कौन करेगा? देन आंसर इज दिस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश को क्या करेंगे? रूल करेंगे। क्लियर? और हम भारत के लोग ही रूल करते हैं। रीजन बिहाइंड, चूंकि जो प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है, वो सब के सब जो है किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। बात अलग है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो इस तरीके से देखा जाए तो हम प्रधानमंत्री को भी जो है डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम तो सिर्फ एमपी चुनते हैं, लोकसभा का मेंबर चुनते हैं। और प्रधानमंत्री कौन बनाता है? जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। वो सारे प्रतिनिधि इकट्ठे होकर के बात करते हैं कि भाई, या जो पार्टी बेसिस हैं कि पार्टी अपना ये डिसाइड कर लेती है कि भाई ये हमारे देश का प्रधानमंत्री का चेहरा है, ये स्टेट के चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। हम क्या चुनते हैं? चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, हमारा राइट। और हमारे द्वारा ही चुने गए विधायक मुख्यमंत्री को जो है जब अप्रूवल देते हैं तो मुख्यमंत्री बनता है, अर्थात चीफ मिनिस्टर बनता है, वैसे ही प्रधानमंत्री बनता है। और इनडायरेक्ट चुनाव के थ्रू ही क्या होता है? देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी चुना जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इन तमाम सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्टोरल कॉलेज हैं, इलेक्शन प्रोसीजरल, जो भी प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, और आर्टिकल्स पर, इन तमाम डीप डिटेल आर्टिकल्स पर डिस्कशन होगा। तो इन तमाम टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहते थे। तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट्स, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 पार्ट्स, 395 प्लस आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। अब बात आता है कि 8 शेड्यूल्स थे, इसके बाद क्या हुआ? आज जो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लगभग 25 पार्ट्स, सॉरी लगभग नहीं, 25 पार्ट्स प्लस 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, राइट? 12 शेड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स में जो है सारा प्रोविज़न दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर कोई पूछे या अगर क्वेश्चन होता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, देन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का जो है क्या है? सुप्रीम लॉ है। क्या है? सुप्रीम लॉ है। इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई विधि या कोई कानून नहीं है, क्योंकि देश में जितने भी कानून बनते हैं, ऑल द लॉज आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सारे के सारे जो है कानून, चाहे वो ज़मींदारी से रिलेटेड कानून हो, चाहे वो क्या कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर हो, सिविल प्रोसीजर हो, रेवेन्यू प्रोसीजर हो, सारे के सारे जो है लॉज किस पर? सुप्रीम को इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम लॉ के अधीन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम इन तमाम पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। अब शेड्यूल्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली शेड्यूल्स क्या हैं? शेड्यूल्स हैं क्या? शेड्यूल्स वो टेबल्स होती हैं जिनमें एडवांस टेबल होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें ये दिया होता है कि कौन से शेड्यूल्स में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, क्या क्या टेबल्स हैं। जस्ट सपोज हम यहाँ पर रहते हैं यूपी में, राइट? अब कोई कह दे कि यूपी तो भाई साहब अमेरिका में है, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं यूपी तो इंडिया में है, राइट? अब ये वाली बात कहाँ पर तय होगी कि यूपी अमेरिका में है या इंडिया में है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के कहाँ पर मिलेगा? शेड्यूल्स में जाकर के मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? 8 शेड्यूल्स की। क्लियर? तो 8 शेड्यूल्स को याद रखने के लिए एक बहुत छोटी सी और शॉर्ट ट्रिक्स है।
इस ट्रिक्स को फॉलो करो और इसके जो है 12 शेड्यूल्स आपको याद हो जाएंगे, राइट। अब वो 12 शेड्यूल्स क्या हैं? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, Tiers of old PM, these are 12 letters, 12 schedules। ये जो है 12 लेटर्स जो हैं आपके, ये 12 शेड्यूल्स के लिए बने हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको जो है 12 की 12 जो है शेड्यूल्स अभी की अभी लर्न होने वाले हैं। अब कैसे? यहाँ पर T स्टैंड होता है, T स्टैंड फॉर टेरिटरी। टेरिटरी मतलब यहाँ हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, राइट। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सेकेंड, यहाँ पर E स्टैंड फॉर एवोल्यूशंस, मीन्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की जहाँ पर बात आती है तो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर होगा वहाँ पे सैलरी भी होगी, पेंशन होगा, अलाउंसेस होंगे। तो यहाँ पर जब हम किसी की भी जो काम के एवज में जो उसको हम वेतन देते हैं, उसको भत्ते देते हैं, मीन्स अलाउंसेस देते हैं ना कि ये टीए है, ये डीए है, वॉट एवर, पेंशन देते हैं, सैलरी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे मिलेंगी? शेड्यूल 2 में मिलेंगी। इज दैट क्लियर? थर्ड है आपका अफर्मेशन। ए स्टैंड फॉर अफर्मेशन। जब भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, किसी, आपने देखा होगा जब हम कोई गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं या इलेक्शंस में जो हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या लेते हैं? एक शपथ ग्रहण करते हैं संविधान की, कि हम अपने देश के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे और बिना किसी द्वेष भाव के अपने देश, अपने समाज की रक्षा करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ओथ का जो प्रोविज़न है, अफर्मेशन प्रोविज़न, वो कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलता है आपके शेड्यूल 3 में। अब शेड्यूल 4, आर स्टैंड फॉर राज्यसभा। ये राज्यसभा में नंबर ऑफ MPs की बात करता है, मीन्स अपर हाउस में नंबर ऑफ MPs कितने होंगे और उनका क्या प्रोसीजर होगा, राइट। उसके बारे में ये अगर हम देखना है तो हम कहाँ देखेंगे? शेड्यूल 4 में। एस कल बताया था, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल ट्राइबल एरियाज का मतलब होता है जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल 5, राइट। और अदर ट्राइबल एरियाज, जो अदर ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे कि अब इनको जानने के लिए हम कौन कौन से अदर ट्राइबल एरियाज हैं, तो ATM स्क्वायर याद रखिए। अदर ट्राइबल एरियाज में क्या याद रखेंगे आप? ATM स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्टैंड फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम एंड मेघालय। ये हमारे अदर ट्राइबल एरियाज। क्लियर? और F फेडरेशन, संघ की बात करता है। 6, 7, 8 ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस को वो समझने के लिए क्या मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का? बेसिकली हमारे देश की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। डू यू नो?
हमारी कोई राष्ट्रभाषा है क्या? राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे यहाँ राज्य भाषा है। रीजन बिहाइंड, चूँकि हमारे देश में बहुभाषी लोग हैं। बहुभाषी का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं के जानने वाले हैं, बोलने वाले हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न रखा गया कि हम किसी एक भाषा को किसी भी पूरे देश पर कैसे इम्पोज कर दें। तो चूँकि ये उस देश के उस राज्य की भाषा का अपमान होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न लाए गए कि भाई एक काम करते हैं कि जो राज्य जिस भाषा को बोलता है लगभग उसी भाषा को एक राज्य भाषा के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। राइट? तो 22 भाषाएं हैं जो आपकी राजभाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज की हैं। 22 लैंग्वेजेस को, जिसमें जैसे कि आप देखते होंगे कि पंजाब में जाएंगे तो आप पंजाब पुलिस जो है किसमें, पंजाबी में काम करती है, उनकी लैंग्वेज पंजाबी होती है। मराठा की महाराष्ट्र की पुलिस आती है तो देखना कभी उनके जो है कोई FIR या कोई चीज़ पढ़ करके तो मराठी भाषा में लिखी होगी। और तेलुगु, तमिल, नेपाली, असमी हैं, इस तरीके से 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है। और जो रिकॉग्नाइज है वो भाषाएं कौन कौन सी हैं, उन भाषाओं की टेबल आपको शेड्यूल 8 में मिलेगी। राइट? यहाँ तक आपका जो है 8 शेड्यूल तक ये मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या होता है, फिनिश होता है। राइट? क्योंकि जो हमारा 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, लागू हुआ था, वहाँ तक 8 शेड्यूल ही थे। अब चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे थे, जब बना रहे थे, तो जब उन्होंने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अर्पित किया, सर्वसम्मति से जो है जब उसको एडॉप्ट किया गया, स्वीकृत किया गया, तो ये था कि उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि आज के टाइम फ्रेम में, आज भाई कितने साल हो गए आज़ादी के, 75-76 साल हो गए, तो 75 साल पहले का जो टाइम फ्रेम था, बोले कि उसके लिए आज के समय और परिवेश के लिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन इनफ है। लेकिन सवाल ये भी था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन आज के 200 साल बाद भी क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन है पर्याप्त कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना चेंज हो और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उतना ही रेलिवेंट रहे जितना कि आज रेलिवेंट है? क्लियर? तो जब ये वाली बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा ऑफ कोर्स इट विल रेलिवेंट फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा ये ऐसा ही रेलिवेंट रहेगा। कैसे रहेगा? तो बोले वो यूँ रहेगा, चूँकि हमने इसके पार्ट 20 में सिंगल आर्टिकल पार्ट है, ये पार्ट 20, इसमें एक ही आर्टिकल है, दैट इज 368। 368 ये एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे देश की पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कानून बनाने के लिए। मतलब देखते नहीं है, जैसे कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट इस पर कानून बनाए, पार्लियामेंट इस पर कानून बनाए। राइट? तो पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन उसको ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये शक्ति भी तो उसे हमने ही दी है, क्योंकि ये संविधान तो हमारा ही है। तो ये जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट को पावर्स देता है कि आप नए कानून बना सकते हैं, नए कानून, न्यू लॉ एक्सरसाइज करें। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत समझे वहाँ पर जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। जैसा कि आप देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, मोर देन 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं। दैट क्लियर? तो अब बात आती है यहाँ पर 368, ये जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप नए कानून बनाएं। तो हुआ क्या, 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इनैक्ट होता है। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होता है और
नेक्स्ट ईयर 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये फर्स्ट 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, मतलब पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो चूँकि उस समय सरकार 1 साल तक चल चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि देश आज़ाद हो गया है, लेकिन देश की जनता आज भी कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है, या तो ज़मींदारों के चुंगल में फंसी हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, पढ़ा होगा आप तो जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि ज़मींदारी सिस्टम होता था। तो उस सिस्टम के तहत, ज़मींदारी सिस्टम के तहत होता क्या था कि लगभग सारी ज़मीनें होती थी ज़मींदार के पास, और खेत में काम करने वाले किसान मजदूर होते थे, ज़मीन एक आदमी के पास होती थी। तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये जो है बिल वहाँ पर अपने लोकसभा में, राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास करते हुए कहा कि अब ज़मीनें ज़मींदार के पास नहीं रहेंगी, बल्कि खेतों में काम करने वाले किसानों की ज़मीन होगी। मतलब अगर ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना है, राइट, और देश की जनता को इस कड़े सिस्टम से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़मींदारी उन्मूलन कोई कानून लाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर के आए। कब? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेकर आए। तो यहाँ पर है लैंड रिफॉर्म्स। अब इस लैंड रिफॉर्म्स, ये इसमें लैंड रिलेटेड सारे लॉज हैं। अब इन लॉज में क्या है? लैंड रिलेटेड लॉज में जैसे कि आप देखते हैं, हम लोग नोएडा अथॉरिटी में, नोएडा में रह रहे हैं, तो नोएडा को जब कोई ज़मीन चाहिए होती है तो वो क्या करता है? एक्विजिशन करता है, मतलब अधिग्रहण करता है। तो भूमि अधिग्रहण संबंधित सारे कानून वो आपको कहाँ मिलते हैं देखने को? शेड्यूल 9 में। लैंड लॉज से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो सब कहाँ पे मिलेंगे? शेड्यूल 9। इज दैट क्लियर? यहाँ पर डी स्टैंड फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन से पहले आपको ये लगाना है एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉज मतलब दल बदल कानून। दल बदल का मतलब आप अक्सर देखते होंगे कि कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला गया, बीजेपी वाला छोड़ करके सपा में चला गया, ये सब इंटरचेंज करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई लॉज नहीं है। लॉज हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ हैं। केवल वो व्यक्ति पार्टी छोड़कर जा सकता है, पार्टी को रिजाइन दे सकता है, जिसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड ना किया हो। मान लीजिए कि सपोज मिस्टर आयुष या मिस्टर प्रिंस ने जो है मेंबरशिप ज्वाइन की समाजवादी पार्टी की। अब समाजवादी पार्टी ने इनको मेहनत करके, इनके काम को देखते हुए, इनकी कार्य क्षमता को देखते हुए आगे बढ़ाया, इनको चुनाव लड़ा दिया। अब चुनाव में जो है जब ये विधायक बन गए तो देखा यार सत्ता में कौन सी पार्टी है, हम तो सत्ता दल के साथ चले जाएंगे। तो जीते हुए प्रतिनिधि अगर सत्ता दल के साथ जाते हैं तो उनके अगेंस्ट लॉ बना है कि उनकी मेंबरशिप जो है क्या कर दी जाएगी? डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। मतलब जीते हुए प्रतिनिधि पार्टी नहीं बदलेंगे, नहीं तो पहले लोग पार्टी बदल लेते थे। तो दल बदल कानून को जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कहाँ पे रखा गया? वो शेड्यूल 10 में रखा गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे पीएम, पी स्टैंड फॉर पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था भी है यहाँ पर। तो वो शेड्यूल आपको 11 में, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रोविज़न है वो आपको शेड्यूल 12 में देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपने आज जो है एक तरह से क्या याद कर लिया? 12 शेड्यूल्स आपने तैयार किए। मुझे लगता है कि ये साथ के साथ तैयार भी हो गए होंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में।
हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि what were the historical events that led to Supreme Court of India, that led to establishment of Supreme Court of India। वो क्या ऐतिहासिक कारण थे, ऐतिहासिक कारण जिनकी वजह से भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें, कैसे हमारे यहाँ देश में रेगुलेटिंग एक्ट आया। हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे वो एक ट्रेडर के फॉर्म में आए थे, एक व्यापारी के तौर पर आए थे, और बाद में जो है वो एक रूलर के तौर पर यहाँ से गए, मतलब रूल करने लगे। आए थे व्यापार करने और रूल करने लगे, जैसे कि किसी के घर में जाओ किराएदार के तौर पर और मालिक बन के बैठ जाओ। तो ये स्थिति थी ब्रिटिशर्स की। आए थे व्यापार करने और रूल करने लगे और हमको अपनी कॉलोनी बना दिया। क्या बना लिया? कॉलोनी। कॉलोनी क्या? कॉलोनी तो अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं, क्योंकि कॉलोनी का मतलब होता है उपनिवेशवाद, राइट। और हम उसको जो है, जिसको वो कॉलोनी कहते हैं, हम उसको गुलामी कहते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ये मानते ही नहीं है कि हमने भारत पर कभी रूल किया है या भारत को हमने गुलाम बनाया है। क्योंकि जैसे ही वो ये मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि भारत उनका गुलाम था, वैसे ही उनको ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इम्पेरियलिज्म की बात हो जाएगी, साम्राज्यवाद की बात हो जाएगी। तो जब बात साम्राज्यवाद की होती है तो आइडियोलॉजी ऑफ इम्पेरियलिज्म बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। तो उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि हमने भारतीयों का जो है क्या किया है, एक्सप्लॉयट किया है, शोषण किया है। तो वो मानते नहीं, वो कहते हैं हमने, भारत हमारा कोई गुलाम नहीं था, भारत हमारी जो है क्या था, एक कॉलोनी के तौर पर था, और हम भारत को जो है क्या कर रहे थे, भारत को भारत बना रहे थे। हाँ, एक बात तो सच है कि ये बात तो बीइंग अ टीचर, बीइंग एक सिटीजन ऑफ इंडिया और एक इंटेलेक्चुअल्स होने के नाते मैं जानता हूँ कि इस देश को, भारत को भारत बनाने वाले तो ब्रिटिशर्स ही हैं। अब ये आप पूछेंगे कैसे? भारत को भारत यूँ बनाने वाले ब्रिटिशर्स हैं क्योंकि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, जो कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आपने देखा होगा अवध का राजा जो है, शासक है, वो बंगाल पर अटैक कर रहा है, कोई मतलब आपस में ही सब लड़ते रहते थे, आपस में ही अपने अपने राज्य का विस्तार करते रहते थे, यही तो था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर के जो दो युद्ध उन्होंने रिस्पेक्टिवली लगातार जीते, उन दोनों युद्धों को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से हुआ था 1757 का प्लासी का युद्ध, और मीर जाफर से जो है 1764 में। इनको जीतने के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, इन सब को जो है अपने अधीन कर लिया, और यहीं से उनको मिल जाते हैं सिविल, पॉलिटिकल एंड रेवेन्यू राइट्स। यहाँ से उनको सिविल राइट्स मिलते हैं, रेवेन्यू कनेक्शंस मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। यहीं से वो रूल करना स्टार्ट करते हैं। यहीं से उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर एक भारत में एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल लॉ। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आया था, जब वॉरेन हेस्टिंग उसने विचार किया। 1773 में हमारा जो है फर्स्ट जो कंपनी है उसको रेगुलेट किया ब्रिटेन की क्वीन ने 1773 में कंपनी को रेगुलेट किया, ताकि ये जो है एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर बॉडी की तरह काम करे और ओवर कंट्रोल ना हो, अनियंत्रित ना हो। तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया, और 1774 में आपका फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। लेकिन तब जो है इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था, बल्कि तब इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, FCI, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में, राइट। और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और इसके बाद 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम जो है क्या लेते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करते हैं।
तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट होता है उसके ठीक 2 दिन बाद, मतलब 28 जनवरी 1950 को, कब 28 जन 1950 को भारत की दिल्ली जो राजधानी है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर दिल्ली की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब बात होगी तो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी तो 28 जनवरी 1950 की बात होगी। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात होगी तो फिर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसकी बात होगी? कोलकाता की बात होगी। अगर कोई पूछता है कि पहला सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, तो 1774 में, जिसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 28 जन 1974 है, राइट। और उस समय जो फर्स्ट फेडरल कोर्ट जो आपका बना था, इसमें क्या था? जजेस की संख्या 1 चीफ जस्टिस थे, 1 CJI और 3 अदर जजेस थे। और जो हमारा फर्स्ट SCI बना है, इस्टेब्लिशमेंट 28 जन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसमें 1 CJI और 7 अदर जजेस थे, जबकि आज 1 CJI और 33 मोर जजेज हैं, मतलब 33 और जजेज हैं। आज नंबर ऑफ जजेज बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इश्यूज़ भी ज़्यादा पेंडिंग हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो है हमारा नंबर ऑफ जजेस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ जजेस के बढ़ने का भी प्रोविज़न है, जो कि हम यूनियन गवर्नमेंट जब पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब संघ सरकार के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्या प्रोविज़न है नंबर ऑफ जजेस के बढ़ने की, नंबर ऑफ कोर्ट के बढ़ने की। और इवन देन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली के अलावा भी कहीं पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है और बनाया जा सकता है, इसकी बेंच बनाई जा सकती है। इन तमाम प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे इन डेप्थ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। 8 शेड्यूल्स तो आपने जान लिए। 8 शेड्यूल्स के बाद बात आती है कि हमने ये भी कहा कि आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 22 पार्ट्स में, जिसमें हमने कहा कि अब 25 पार्ट्स हो गए हैं, लेकिन जब पार्ट्स को हम काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्ट्स कभी जो है 25 नहीं होंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा 22 ही रहेंगे, क्योंकि उसके पार्ट्स में अमेंडमेंट होता है, राइट। नंबर कभी नहीं बढ़ता है। अब इसके 22 पार्ट्स को लर्न करने के लिए हम फिर एक ट्रिक दे रहे हैं आपको, छोटी सी ट्रिक, जिसको आप लोग जो है याद कर लेंगे तो नंबर ऑफ पार्ट्स याद हो जाएंगे। जिसमें आज हम आपको आज 11 पार्ट्स को यहाँ से तैयार करके भेजेंगे। इज दैट क्लियर? तो 11 पार्ट्स लर्न करने के लिए यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिखें, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी स्टाइल में लिखें। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। देखिए यूएस ऐसे लिखेंगे, यूएस टू यूपी मीट चाइल्ड श्याम राम। ये जो है हमने क्या लिख दिया? एक सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस क्या देखा जाए तो ये 2 सेंटेंस हो गए। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, एक सेंटेंस हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करना है? मीट चाइल्ड श्याम राम, इन बच्चों से मिल लो, ठीक है। तो यहाँ पर
U स्टैंड फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट, राइट। और सेकंड है आपका कैन। कैन का हम फर्स्ट लेटर लेंगे सी। सी स्टैंड फॉर सिटीजनशिप, मतलब भारत की नागरिकता संबंधी जो भी सिटीजनशिप रिलेटेड जो भी लॉज हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो आपको मिलेंगे कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में। फ्लाई मीन्स यहाँ पर सिटीजनशिप से मतलब है हु कुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु नॉट, कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, और नागरिकता के क्या क्या प्रोविजन हैं, क्या कोई बाहरी एक्सटर्नल मतलब कोई विदेशी, जिसको हम विदेशियों को भी तो भारत की नागरिकता दे देते हैं, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? देन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार। ये हमें कहाँ पे मिलेंगे? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन डीपीएसपी। डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है? बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो जब दोबारा वॉच करोगे इसको, तो आपको ये सारी चीज़ें लेक्चर्स आपको तैयार भी करना है सिस्टमेटिक ढंग से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब स्टेट की, भारत के नागरिकों के प्रति, स्टेट के सिटीजन्स के प्रति क्या है? ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं और नीतियां हैं कि वो क्या क्या नीतियां बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। तो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो कहाँ पे पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। इसके बाद आपने यहाँ पर देखा फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। जब हम जैसे कभी कहीं बात करते हैं कि भाई आप हमें ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं, दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है। हम कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, अगर अधिकारी कहे कि भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो कहते नहीं नहीं नो 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 सर, वी आर यूजिंग और फंडामेंटल राइट। हम अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंजॉय कर रहे हैं। आप होते कौन है कि हमें आप मेरे राइट्स एंजॉय करने से रोक दें? और अगर हमें कोई हमारे राइट्स एंजॉय करने से रोकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज भी है। रेमेडीज इन द सेंस उसका उपचार भी है कि भाई कैसे कैसे हम क्या करेंगे। कोई अगर हमारे राइट्स का वायलेशन करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो हम कहाँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए प्रोविज़न दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आपके कोई भी, चाहे कोई भी, इधर इंडिविजुअल और स्टेट, इधर इंडिविजुअल और स्टेट, चाहे कोई व्यक्ति या राज्य, चाहे कोई व्यक्ति या राज्य, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, आपके राइट्स को जो है का वायलेशन करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्रोच कर सकते हैं। और वो हमें दिया हुआ है इसी फंडामेंटल राइट्स के में आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 में हम अप्रोच कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जब बात किसकी हो गई? फंडामेंटल राइट्स की हो गई। अब राज्य की भी ड्यूटीज हो गई, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई राज्य भी अपना काम करेगा और नागरिक भी अपना, नागरिकों की भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है?
ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये 11 ड्यूटीज़ हैं। ये आपको मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A। अब देखिए 4 के बाद क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम समझाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर 4th के बाद फिर क्या है? फिर 4th है, लेकिन इस 4th का हुई चूँकि ये थ्रू अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के थ्रू है, तो उनका यार पार्ट 4th में, पार्ट 3rd में तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, 4th में DPSP हो गए, स्टेट का भी कार्य है। अब नागरिकों के भी मौलिक कर्तव्य तो होने चाहिए कि वो उनके स्टेट के प्रति क्या ड्यूटी है, वो बात अलग है। ये कोर्ट में जो है नॉन जुडिशियल है, मतलब चैलेंजिंग नहीं है। अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं फुलफिल करते हैं, नहीं पे करते हैं, तो कोई स्टेट आपको आकर के जो है कोर्ट में नहीं घसीटेगा कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, आपने किया क्यों नहीं, राइट। तो बट आपको करना चाहिए कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, और वो कर्तव्य यहाँ पर देखा जाए जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे 11 कर्तव्य हैं जो हमें राज्य के लिए या राज्य के प्रति करने चाहिए। इज दैट क्लियर? उन कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये है आपका यूनियन गवर्नमेंट, यू स्टैंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पर हम संघ सरकार के बारे में बात करेंगे, संघ सरकार को पढ़ेंगे। ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5। और एस स्टैंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में, ठीक है। और इसके बाद ये 2, ये जो है यहाँ पर ये 7th पार्ट है, तो इसके लिए लिख लीजिए 7th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लीजिए 7th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपील्ड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट। ये 7वां जो अमेंडमेंट हुआ था, उस 7वें अमेंडमेंट में 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें 7वें पार्ट को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। इज दैट क्लियर? तो लिख सकते हैं कि 7th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपील्ड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? या 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया था। अब यहाँ पर यूटी का मतलब होता है यू स्टैंड अगेन यू, तो यूनियन टेरिटरीज से है। यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, राइट। तो ये है हमारा 8th पार्ट, राइट। नेक्स्ट पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 9th में, 9th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 9th A में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे हम 9th B में। शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, 10th relation between सेंटर एंड स्टेट, ये पढ़ेंगे पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये आपके 11th पार्ट यहाँ से कंप्लीट होते हैं।
क्लियर? एनी डाउट्स? सो गाइस, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए बने रहें चैनल पर। थैंक यू।